हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों हम लोग आईडीटी वाला लेक्चर पढ़ रहे थे और मैं आपको सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था। तो हमारी लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था एक बार उसका फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं और फिर दोस्तों आज मैं सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट को आप लोगों के सामने आगे लेकर चलूंगा। ये था हमारा सप्लाई वाला चैप्टर जिसके अंदर हम डेफिनेशंस को पढ़ चुके हैं। डेफिनेशंस में मैंने आपको कुछ डेफिनेशन ऐसी बताई हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जो है वो हम लोगों को सेक्शन 7 में दिया हुआ है। एक बार फटाफट से रिकैप कर देता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में गिवन है ना। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में गिवन है। इसमें यह बोला गया है कि सप्लाई में क्या क्या आता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सप्लाई का मतलब क्या है। 7(1)A बोलता है ऑल फॉर्म्स, मतलब बेचना, सेल करना, ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना, जो बार्टर सिस्टम होता है, जो हमारी रेंटल होती है, जो लीज होती है, जहां पर कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है। किस चीज का होना बहुत जरूरी है? कंसीडरेशन का। तो कंसीडरेशन होना मस्ट है, कंसीडरेशन होना चाहिए और ये सब काम इन कनेक्शन टू बिजनेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाँ, तो हम इसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर आप इंडिया के बाहर से सर्विस को क्या कर रहे हो? इंपोर्ट, और वहां पर भी दोस्तों कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बिजनेस कनेक्शन हो या ना हो डजेंट मैटर, राइट। तो पूरे जीएसटी में यही एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप विदाउट बिजनेस मोटिव भी अगर कोई सर्विस ले रहे हो इंडिया में बाहर से, तो कंसीडरेशन के साथ अगर ले रहे हो तो इट वुड बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई। 7(1)C मैंने पढ़ाया था। इसमें कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं विच आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 हम पढ़ेंगे, जिसमें अगर कंसीडरेशन नहीं भी होता है दोस्तों, कंसीडरेशन अगर नहीं भी होता है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। दोस्तों उसको क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा। 7(1)A सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लॉ मेकर है उसने एक शेड्यूल बनाया है, द शेड्यूल नंबर 2। उसमें कुछ चीजों को सप्लाई ऑफ गुड्स बोला है, कुछ चीजों को सप्लाई ऑफ सर्विस बोला है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 किस चीज का है दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूं। ये एक तरह से नेगेटिव लिस्ट हो गई इस डेफिनेशन की। कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है और दोस्तों ना ही उनको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। नाइदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, है ना। और दोस्तों ये सारी एक्टिविटीज आप लोगों को शेड्यूल नंबर 3 में दी गई है। कहां दी गई है? ये सारी चीजें आपको शेड्यूल नंबर 3 में दी गई है, जो हमारा शेड्यूल नंबर 3 है दोस्तों। इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वेदर स्टेट गवर्नमेंट हो, तो या कोई भी लोकल अथॉरिटी हो जो एज ए पब्लिक अथॉरिटी काम करती है, विच इज नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट, शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ना तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है और दोस्तों ना ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे को सारी बातें यहां पर बताई है। इसके बाद दोस्तों मैंने इस पूरी डेफिनेशन का एक एनालिसिस पार्ट आपको करवाया। मैंने बोला कि देखो सप्लाई का डेफिनेशन इंक्लूसिव होता है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। ये लिस्ट जो है ना वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है ना। ये जो लिस्ट है वो क्या नहीं है? अच्छा, अब मैं आपको जैसे एक्सचेंज का एग्जांपल दिया था, भाई हम नई कार खरीद के लाए, बदले में हमने पुरानी कार अपनी दे दी। 5 लाख की नई कार लाए, सपोज करो 1 लाख की पुरानी कार दे दी, तो वो 1 लाख कंसीडरेशन है दोस्तों, मतलब जीएसटी पूरे 5 लाख पर ही लगेगा, राइट। डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर ने कंसल्टेंसी दी, जो नाई होता है बाल काटने वाला बार्बर, और बार्बर ने जो है जो डॉक्टर से क्या ले ली? कंसल्टेंसी ले ली, है ना, मतलब उसके बाल काट दिए। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या दे दी? सर्विस दे दी। दोस्तों लाइसेंस जो लीज होता है, रेंटल होता है, दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। ये मैं आपको शेड्यूल 2 में पढ़ा दूंगा। आर्ट वर्क के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि जैसे आप कोई आर्टिस्ट हो, राइट, आपने कोई पेंटिंग बनाई, अब आप उस पेंटिंग को लेकर जयपुर से, राजस्थान से दिल्ली जा रहे हो, तो इट इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि अभी उसकी सप्लाई हुई नहीं है। अभी आप उसको एग्जीबिशन में लेकर जा रहे हो। जब आप एग्जीबिशन में उसको डिस्प्ले करोगे तो वहां पर बहुत सारे विजिटर्स आएंगे,
वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे और वो जो लोग होंगे, वो जो विजिटर्स होंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो अगर आपकी पेंटिंग को पसंद कर लेते हैं और आपको पैसा देकर खरीद लेते हैं, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी, तब उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। तो ये सारी बातें मैंने बताई थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे आप लोगों को। लास्ट में दोस्तों हमारा डिस्कशन हुआ था कि सप्लाई पर अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हो तो सप्लाई किसने करी हो, टैक्सेबल पर्सन ने। अब टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन वो होता है भाई जो एक तो सप्लायर है, क्योंकि ये सारी बातें हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, सप्लायर कब टैक्सेबल पर्सन माना जाता है? जब वो या तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है या दोस्तों वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होता है, या तो रजिस्टर्ड होता है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होता है अंडर सेक्शन 22 और 24। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री बेसिस पर करा लेते हैं। तो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री बेसिस पर करवाओगे, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री बेसिस पर करवाओगे, तो भी हम आपको टैक्सेबल पर्सन मानकर चलेंगे। यू शुड बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल पर्सन। तो ये सारी बातें हमारी हो गई थी। अब हम अपनी यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों, और अपना कॉपी, पेन, रजिस्टर, जो भी आपके अस्त्र शस्त्र हैं उनको निकाल लो और भाई साहब लिखना शुरू करो। तो ये पॉइंट हमारा हो गया था, ठीक है जी, ये पॉइंट हमारा हो गया था। अब हम आ रहे हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 पर, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब हम पॉइंट नंबर 8 पर आ रहे हैं, और आप यहां पर हेडिंग डाल लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है अलग से। टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, है ना। तो ये क्या चीज है भाई, इसको समझ लेते हैं हम। टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, तो एक बार आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। इसमें आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, एज पर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, एज पर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं PSC, एज पर पेट्रोलियम शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम शॉर्ट में PSC बोलते हैं, PSC, बिटवीन गवर्नमेंट और ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट, एज पर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट PSC बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर कर लो इसको, कॉन्ट्रैक्टर। अभी पूरा लिख लो, फिर समझाता हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर्स आर entitled to recover, contractors are entitled to recover from sale proceeds, contractors are entitled to recover from sale proceeds all expenses incurred in exploration
in exploration, development, production and payment of royalty, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे रिलेशनशिप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स विद गवर्नमेंट। रिलेशनशिप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स with government is not of partners but of licensor comma lesser and license/lessee। एक पॉइंट लिख लो, इट इज नॉट अ सर्विस टू द गवर्नमेंट। It is not a service to the government। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कॉन्ट्रैक्टर हैव एक्सक्लूसिव राइट टू कैरी एट देयर ओन risk, cost and expenses। और लास्ट में लिख लो, hence cost petroleum is not a consideration for service to government and thus not taxable। इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जी, बात क्या है मैं आपको बता दूं। ये कॉस्ट पेट्रोलियम क्या चीज होती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज कॉस्ट पेट्रोलियम? क्या होता है भाई, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट्स होती हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन, जहां पर पेट्रोलियम जो ऑयल वगैरह होता है ज़मीन में से क्रूड होता है, कच्चा तेल, वो निकाला जाता है। वैसे तो देखो कच्चा तेल ज़्यादातर हमारा इराक और ईरान से आता है, क्योंकि हमारे देश में उसके इतने भंडार नहीं हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ ऐसी जगह है इंडिया में जहां पर क्रूड ऑयल निकलता है ज़मीन में से। जैसे अभी मैं ऑडिट करने गया था आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे, मतलब जहां आंध्र प्रदेश ख़त्म होता है और पौंडीचेरी शुरू हो जाता है, तो वहां पर मैं एक बैंक ऑडिट के असाइनमेंट पर गया था। स्टैच्यूरी ऑडिट था बैंक का। तो वहां हमारे को जो बैंक मैनेजर साहब थे, उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट दिखाई थी। तो वहां पर कच्चा तेल निकलता है, क्रूड, ज़मीन में से।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये सारे काम करती नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठेकेदार, उनको ठेका दे देती है कि भाई तुम एक काम करो, तुम इस साइट पे जाकर अपनी जो भी मशीन है, मजदूर है, वो ले जाओ और इसमें से जो कच्चा तेल है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, वो करो। अब आप जानते हो दोस्तों कि जमीन में से कच्चा तेल निकालना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत खर्चा लगता है, कॉस्ट लगती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई जो भी तुम्हारे वहां पर खर्चे लगे हैं, वहां तक जो तुम ऑयल निकालोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो वो तुम अपने पास रख लेना। जैसे मान लो 100 करोड़ रुपए लगे एज ए कॉस्ट, तो जितना ऑयल निकलेगा 100 करोड़ रुपए तक का, वो तो तुम अपने पास रख लेना। उसके ऊपर जो अमाउंट बनेगा उसमें से तुम सरकार को रॉयल्टी पे करना। क्योंकि अगर अपन कहेंगे ला तूने 1 करोड़ का निकाला, ला दे रॉयल्टी, तो वो बेचारा पहले ही इतने खर्चे कर चुका है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। ठीक है, अब सपोज करो जी 125 करोड़ का मामला है और 100 करोड़ की कॉस्ट है, तो जीएसटी जो लगना चाहिए वो कितने पे लगना चाहिए, सप्लाई कितने को माने, इस बात पर लड़ाई थी कि भाई जो निकला है वो तो 125 करोड़ का निकला है, तो जीएसटी वाले कह रहे थे भाई हम तो पूरी सेल प्राइस पर लेंगे। तो इस पॉइंट में ये समझाया गया है, दिस इज द क्लैरिफिकेशन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी, कि ये जो आप जमीन में से ऑयल निकाल रहे हो, तो जहां तक कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट इन्वॉल्व है वहां तक के पैसे को आप सप्लाई मान ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसमें गवर्नमेंट को कुछ दे ही नहीं रहे हो, आप गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे रहे हो, वो तो आप अपनी कॉस्ट की रिकवरी कर रहे हो। उसके ऊपर वाला जो अमाउंट है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जा सकता है, कि एक तरह से आप जो है गवर्नमेंट को ऑयल एक्सप्लोरेशन की सर्विस दे रहे हो, उसके बदले में गवर्नमेंट से जो है आपको कंसिडर, क्योंकि आपको निकालने का ठेका दिया है वहां पर, तो जहां तक कॉस्ट की रिकवरी का पॉइंट ऑफ व्यू है वहां तक तो सप्लाई मत मानो। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, बट इट इज एग्जेम्प्ट। वो जब आप एग्जम्पशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो दो बातें हो गई, जहां तक कॉस्ट की रिकवरी है वहां तक तो सप्लाई नहीं है, तो बात ही खत्म। उसके ऊपर वाले अमाउंट को हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोल सकते हैं कि भाई हम सर्विस दे रहे हैं, हम ऑयल एक्सप्लोर करके दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हमने सर्विस दी, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी इसलिए नहीं लगाती है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। तो देखो मैंने क्या लिखवाया है, एज पर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्टर्स, contractors are entitled to recover from the sale proceed all expenses incurred in exploration, development, production and payment of royalty। तो ये जो रॉयल्टी पे करनी है, प्रोडक्शन का खर्चा है, यहां तक तो कॉस्ट है। रिलेशनशिप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विद द गवर्नमेंट इज नॉट ऑफ पार्टनर्स, माना कि कॉन्ट्रैक्टर और सरकार कोई पार्टनर नहीं है, बल्कि लाइसेंसर या लाइसेंसी का रिलेशन है, कि गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है एंड दे आर कॉल्ड लाइसेंसी, और यू कैन से लेसर और लेसी। इट इज नॉट अ सर्विस टू द गवर्नमेंट, हम इसको सर्विस नहीं मान सकते। कॉन्ट्रैक्टर हैव एक्सक्लूसिव राइट टू कैरी एट देयर ओन रिस्क कॉस्ट एंड एक्सपेंस, उसकी खुद की रिस्क होती है। मान लो अगर ऑयल नहीं भी निकला तो उसके तो वो 100 करोड़ भी नहीं मिलेंगे, तो रिस्क हमेशा उसी की होती है। इसलिए देखो नीचे क्या लिखा है, पेट्रोलियम कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट ए कंसीडरेशन, जो कॉस्ट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। कॉस्ट पेट्रोलियम का मतलब समझ रहे हो कि आपको कोई साइट मिली, उसमें से आपने ऑयल एक्सप्लोर किया, आपने उसको बेचा, तो जहां तक आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व है वहां तक का जो पैसा है उसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। इट इज नॉट अ कंसीडरेशन फॉर सर्विस, इसको सर्विस का कंसीडरेशन नहीं कहा जा सकता टू दी गवर्नमेंट, सो इट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स। तो एक तरह से टैक्सेबल क्या होना चाहिए वो भी लिख लो, नीचे लिख लो, टोटल वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम सेव्ड माइनस
कॉस्ट पेट्रोलियम। तो ऐसा करने से जो निकल कर आता है उसको पता है हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट पेट्रोलियम। प्रॉफिट तो वो है ना जो डिफरेंस अमाउंट है, लेकिन ये जो प्रॉफिट पेट्रोलियम है इसमें से आपको केंद्र सरकार को शेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको हिस्सा देना पड़ता है। शेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसीडरेशन, हमने मान लिया कि वो कंसीडरेशन है, सर्विस के लिए है, ये भी समझ में आ गया, सप्लाई भी है, सारी बात है, लेकिन फिर भी वो कानून में एग्जम्प्ट है। तो सप्लाई होना अलग बात है और सप्लाई पर टैक्स लगना अलग बात है। तो जो कॉस्ट पेट्रोलियम होता है वो तो सप्लाई ही नहीं है, वो तो सप्लाई ही नहीं है। लेकिन जो प्रॉफिट पेट्रोलियम है, जैसे 125 करोड़ में से 100 करोड़ कॉस्ट है, तो ये जो 100 करोड़ होगी, ये जो हमारी 100 करोड़ होगी, ये जो हमारी 100 करोड़ होगी, ये जो हमारी 100 करोड़ होगी ना, ये 100 करोड़ तो हमारी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये तो सप्लाई नहीं है, इसको तो हम सप्लाई मानेंगे ही नहीं। लेकिन जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, जो इसके ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाता है प्रॉफिट पेट्रोलियम। क्या कहलाता है? प्रॉफिट पेट्रोलियम। और ये जो प्रॉफिट पेट्रोलियम होता है ना भाई, ये कंसीडरेशन है, इसमें से आपको गवर्नमेंट को हिस्सा देना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी, और वो सप्लाई ऑफ सर्विस की वैल्यू भी है। लेकिन सप्लाई होते हुए भी उसे जीएसटी में एग्जम्प्ट किया गया है। क्या किया गया है? एग्जम्प्ट। ये बात मैं आपको एग्जम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अच्छा, एग्जम्प्ट तभी करते हैं जब वो पहले सप्लाई होती है, क्योंकि अगर कोई चीज सप्लाई ही नहीं है तो उस पर एग्जम्प्ट और टैक्सेबल वाली बात ही खत्म हो गई। अरे अच्छा इंसान और बुरा इंसान तो बाद की बात है, पहले इंसान तो बन। जैसे हम कहते हैं ना भाई, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, लेकिन अगर कोई इंसान ही नहीं है तो हम उसको अच्छा बुरा क्यों कहेंगे? हम तो कहेंगे भाई तू तो इंसान ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, हैवान है। बोलो जी, बात समझ में आई या नहीं आई? इज इट क्लियर? तो ये कहलाता है कॉस्ट पेट्रोलियम। अब इसको किताबों में बहुत टिपिकल सा बना के दे रखा है, ऐसे लिख रखा है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आया, चाहे 4-4 बार पढ़ लो, आपको समझ में आ गया है ना? चलो, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 8 हो जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं पता है? एनालिसिस। कई लोगों को ये भी नहीं पता पढ़ते पढ़ते भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। तो अभी मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है ना, उसका हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं। उसके हमने 8 पॉइंट पढ़ लिए हैं। ऐसे पीछे देख लिया करो भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट? चलो, पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं ना पढ़ाई में, तो भूल जाते हैं, सो जाते हैं, नहीं खो जाते हैं। चलो, पॉइंट नंबर 8 के बाद अब हम लोग आ जाते हैं भाई पॉइंट नंबर 9 की ओर। ये पॉइंट नंबर 9 क्या है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था? सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। वाओ! और इसके आगे लिख लेना डीम्ड सप्लाई। भाई देखो, आज तक मैंने इतनी साल से आईडीटी पढ़ा रहा हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि विदाउट कंसीडरेशन किसी चीज पर टैक्स लग जाए। ये तो पहली बार मैंने जीएसटी में ही देखा है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं, सारे नहीं, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जहां पर कंसीडरेशन बिल्कुल है ही नहीं, फ्री वाला मामला है, गिफ्ट वाला मामला है, तो भी जीएसटी लग रहा है, तो भी उसको सप्लाई माना जा रहा है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये गलत है, ये अन्याय है, हम ऐसा नहीं सहेंगे। डिपार्टमेंट ने बोला चुपचाप से मान लो। इट इज कॉल्ड डीम्ड सप्लाई। मानो तो ठीक, नहीं मानो नहीं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात भी नहीं है। अभी मैं जब ये चीजें लिखवाऊंगा ना, तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा और आप खुद ही मान जाओगे कि हाँ सर, अगर सप्लाई मान भी लेते हैं तो की फर्क पैदा है। बस वो एक सिस्टम को सही करने के लिए ऐसी चीजों को कवर किया है।
और आप खुद ही बोल दोगे कि हाँ सर बात तो सही है आपकी, इसमें नुकसान वाली बात भी क्या है। अगर सप्लाई मान भी लिया तो क्या हो जाएगा, अगर सप्लाई मान भी लिया तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है जी। चलो तो हम नोट करते हैं भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जरा देख तो लें। तो आप इसमें लिखना शुरू करो, एज पर एस्केड्यूल 1, एज पर एस्केड्यूल 1 इन द फॉलोइंग, in the following 4 cases, in the following 4 cases, supplies made without consideration, supplies made without consideration will be treated as supply, will be treated as supply under section 7 of CGST एक्ट। तो ये जो बातें मैं भी आपको बताने जा रहा हूं ना, इट इज ए मैटर ऑफ शेड्यूल 1, राइट। ये कौन से शेड्यूल का मैटर है, शेड्यूल 1। और इनका ध्यान रखना पड़ेगा, 4 केस हैं ये एक्चुअली, ये 4 केस आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये 4 केस कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेंगे, कोई सा भी मिल सकता है। और वहां देखना कंसिडरेशन गायब होगा, बट यू शुड बी वेरी कॉशियस कि भाई इसको सप्लाई मानना है। अब कई जने कहते हैं सर अगर कंसिडरेशन ही गायब है तो फिर जीएसटी लगाओगे कैसे, तो भाई उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए एक अलग से चैप्टर है जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या नाम है उसका, और ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई नाम का चैप्टर आएगा ना आगे, इसमें ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए गए हैं, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए गए हैं कि ये लोग वैल्यू निकाल कर छोड़ेंगे। अगर फ्री वाला मैटर भी होगा ना तो उसकी वैल्यू को निकाल देंगे ये डिपार्टमेंट वाले, मतलब मैं क्या बोलूं, शब्द तो है लेकिन मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे। ये ऐसे लोग हैं कि ये उसकी वैल्यू को निकाल कर छोड़ेंगे, है ना, डैश डैश वैल्यू को निकाल कर छोड़ेंगे ये। चलो ये ट्रांजैक्शन 4 हैं, तो 1 बाई 1 एक एक को पढ़ लेते हैं, समझते भी जाएंगे, है ना। पहला पढ़ लेते हैं, फर्स्ट लिखो परमानेंट, ओहो, परमानेंट ट्रांसफर ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। अच्छा सच्ची बताना, आपको लिखने से याद होता है या नहीं होता है, मतलब आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता है। भाई एक तो जैसे प्रिंटेड बुक होती है जिसमें कलरफुल पेज होते हैं, पीछे डायग्राम वाइग्राम बने हुए होते हैं, वो अट्रैक्टिव बहुत लगती है। लेकिन एक होता है जी कॉपी में लिखवा रहे हैं आपको, तो बताओ ज्यादा इफेक्टिव कौन सी चीज है, एक बार मुझे कमेंट करके बताना। देखो मेरा दिल खुश रखने के लिए नहीं, आपका कमेंट क्या है वो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब तो काफी क्लासेस हो गई है तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि लिखने से ज्यादा इफेक्टिव याद होता है या नहीं होता है। परमानेंट ट्रांसफर ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, बिजनेस असेट, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं पैरा 1, पैरा 1। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। अब इसमें आप एक एक करके लिख लो, फिर समझाता हूं। एनी काइंड ऑफ disposal or transfer, any kind of disposal or transfer of business asset on permanent basis, on permanent basis
permanent basis, even though without consideration, qualifies as supply, cover transfer of business asset from holding to subsidiaries for nil consideration. This provision would apply only if input tax credit has been availed on such asset. This provision would apply only if input tax credit has been availed on such asset. This is very, very important line, very, very important. देखो भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूं कि ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है, तो भी उसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा, मतलब सप्लाई मान लिया जाएगा। सॉरी, तो ऐसे 4 हैं और ये शेड्यूल 1 में दे रखे हैं। उसमें पहला मैंने आपको लिखवाया पैरा 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई लैपटॉप खरीद के लाते हो बिजनेस के लिए, 1 लाख रुपए का लैपटॉप लाए तो बिजनेस के लिए अगर लाओगे तो जीएसटी क्यों नहीं मिलेगा? आराम से मिलेगा। अब 1 लाख पर मान लो जी 18% जीएसटी लगा, 18,000, तो आपको लैपटॉप मिला है 1 लाख और 18,000 का। तो आप क्या करोगे? 18,000 का इनपुट क्रेडिट लोगे, है ना? अच्छा, वो लैपटॉप आप बेचने के लिए नहीं लाए हो, दिस इज यूज इन योर बिजनेस। तो आपने 18,000 की आईटीसी क्लेम करी, जो कि आप जब आपका कोई फर्दर टैक्स बनेगा आउटपुट पे, तो उसमें से वो इनपुट क्रेडिट आपका एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही होता है। तो बिजनेस के लिए आप अगर कोई भी मशीनरी खरीदते हो, कोई भी असेट खरीदते हो, कोई भी रॉ मटेरियल लाते हो, कोई भी सर्विस यूज करते हो, तो उस पर जितना भी जीएसटी आप पे करते हो, दैट इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब यह होता है कि जब आप अपने बिजनेस की कोई फर्दर सप्लाई करोगे, वेदर गुड्स और वेदर सर्विस, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा, आउटपुट पर जो जीएसटी लगेगा, उसमें से जो इनपुट वाला क्रेडिट है जो आप पहले पे कर चुके हो, वो आप यूटिलाइज कर पाओगे। ऐसा ही होता है। अब आपने तो 18,000 का बेनिफिट उठा लिया ना। अब आपने क्या किया जी कि वो जो लैपटॉप था उसको आपने डिस्पोज कर दिया या परमानेंट किसी को ट्रांसफर कर दिया, फ्री में दे दिया किसी को।
जैसे एक दिन आप अनाथालय गए थे तो आपको लगा यार 2-3 साल हो गए लैपटॉप को, गरीब बच्चों को देखकर आपको लगा भाई मैं तो वैसे भी अब नया ले रहा हूं एप्पल का, या मतलब जो भी ले रहा हूं, मतलब नया ले रहा हूं मैं, तो क्यों ना वो पुराना वाला इनको दे दिया जाए, इनके काम आ जाएगा। अब ऐसे में कोई पैसे थोड़ी लेता है, दे दिया आपने तो परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, कभी नहीं लोगे अब आप वापस, फ्री में दे दिया आपने। या आप अपने घर ले गए, लो बच्चों खेलो इससे आराम से, तो क्या उस पर कोई कंसीडरेशन मिला आपको? बताओ दोस्तों, आपने फ्री में लैपटॉप दे दिया तो क्या आपको कोई कंसीडरेशन मिला? नहीं मिला। तो आप कह दोगे भाई इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन दोस्तों लॉ वाले उसको सप्लाई मानेंगे, उसको मानेंगे। अब आप कहोगे जी मैंने तो पैसे ही नहीं लिए, तो सप्लाई मानकर भी क्या कर लोगे? बोले भैया हम उसकी वैल्यू भी निकालेंगे, जो भी डेप्रीशिएशन वगैरह माइनस करके जो भी मार्केट वैल्यू है वो हम निकालेंगे, और हम उस मार्केट वैल्यू पर जीएसटी लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, लिखना मत, आप 1 लाख का लैपटॉप लाए थे, कितने का लाए थे? तो आपने उसके ऊपर 18% जीएसटी भी दिया था, मतलब 18,000। आपने आईटीसी लिया था 18,000 का, और ये आपके आउटपुट टैक्स में से काम भी आया होगा पे करने के लिए। अब आप 2 साल बाद इसी लैपटॉप को किसी को फ्री में दे रहे हो विदाउट कंसीडरेशन, तो लॉ कहता है वो फ्री में देना भी क्या है? सप्लाई। अब आप कहोगे यार फ्री में देना सप्लाई है तो वैल्यू क्या लेंगे? तो जब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वहां पर बहुत सारे तरीके हैं। जैसे वहां पर कहा गया है मार्केट वैल्यू को बेस बनाओ, आज भी उसकी मार्केट वैल्यू आराम से 60,000 है, तो डिपार्टमेंट 60,000 पे आपसे 18% जीएसटी मांगेगा। अब आप कहोगे यार मैंने बेचा ही नहीं, मैंने तो फ्री में दिया है। कि नहीं नहीं, फ्री में भी अगर दिया है, फोकट में भी दिया है, तो भी वो सप्लाई है। अब जरा दिमाग लगाओ भाई, ऐसा क्यों किया डिपार्टमेंट ने? अरे भाई आपको इनपुट पर क्रेडिट दिलवाया था ना, जब आप इनवर्ड सप्लाई लिए थे तो आपको क्रेडिट मिली थी ना। तो क्रेडिट इसलिए मिलती है कि वो आप अपने बिजनेस में काम लो, ये फ्री में बांटने के लिए नहीं मिलती है कि भाई कोई जानकार था उसको लैपटॉप चाहिए था दिलवा दिया, उसके लिए नहीं मिलती है ये इनपुट क्रेडिट। ये इसलिए दी जाती है, जब आप आईटीसी चैप्टर पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि जो भी असेट आप खरीद के लाए हो वो आपके बिजनेस में काम आनी चाहिए। तो आपके बिजनेस में तो काम ही नहीं आ रही, आप तो उसको बाहर दे दिए किसी को। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इरादा गलत था, आपका इरादा बहुत नेक था, आपने गरीब बच्चों को बांटा फ्री में। लेकिन डिपार्टमेंट इरादा या नेक इरादा नहीं देखता, वो ये कहता है कि आपने आईटीसी क्यों लिया था इसका, और आज अगर आप किसी को दे रहे हो तो सप्लाई मानो, क्योंकि आपने पहले 18,000 का इनपुट क्रेडिट क्लेम किया या नहीं किया। तो आज अगर फ्री भी बांट रहे हो, भाई पैसों में बांटोगे जब तो बात ही खत्म, फिर तो जितने में बेचोगे 50,000 80,000 जितने में बेचोगे कंसीडरेशन आ ही गया, वो तो सप्लाई है ही, उसमें तो सोचने की बात ही क्या है। लेकिन लॉ कहता है अगर इसको फ्री में भी दोगे तो भी ये क्या है? तो भी ये सप्लाई है, तो भी ये सप्लाई है। लेकिन सप्लाई तभी है, ये जो फ्री में बांटा है ना, ये सप्लाई तभी है जब आप पहले आईटीसी लिए हो। पहले आप क्या लिए हो? देखो मैंने अलग से हाईलाइट किया है कि दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली, दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच अ सेट। अगर 1 लाख का लैपटॉप खरीद के लाए थे, उस समय अगर आप 18,000 रुपए की आईटीसी नहीं लेते और आप कहते जी मेरा तो लैपटॉप ही 1,18,000 का है, मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा इनपुट क्रेडिट, फिर आप चाहे उस लैपटॉप को तोड़ो फोड़ो गरीबों में बांटो, जो आपका मन करे करो ना यार, कौन पूछ रहा है आपको? हाँ, टैक्स आप दे चुके हो, टैक्स आप दे चुके हो, इनपुट आपने ली नहीं, तो सरकार कह रही है यार कुछ भी करना, हमको की मतलब है उससे, तोड़ फोड़ अगरबत्ती जला, पत्थर से तोड़, आग लगा दे उसके, जो करना है कर, हमें की फर्क पैंदा है। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, आप बताओ इसमें क्या गलत है टेक्निकली?
सब कुछ सही तो है। हाँ, सही बात है। अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो बल्कि लोग चोरी करते, कहते जी मैं तो बिजनेस के लिए लाया था, थोड़े दिन बिजनेस में चलाया, ये मेरा दोस्त आ गया था, ये ऐसा मुंह बना के बैठा था तो मैंने इसको गिफ्ट में दे दिया। फिर तो सब लोग बस यही काम करेंगे, खरीद खरीद के लाएंगे, आईटीसी अवेल करेंगे और फ्री में मुफ्त में बांटेंगे जनता को, घर वालों को, रिश्तेदारों को। ऐसे थोड़ी होता है। जैसे मान लो जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी ने कपड़े की शॉप खोली, मैं भी लिखवा दूंगा ये एग्जांपल, डोंट वरी। किसी ने कपड़े की दुकान खोली, रेडीमेड गारमेंट्स। अब वो अपने बिजनेस में बहुत सारे रेडीमेड गारमेंट्स खरीद के लाएगा या नहीं लाएगा? दैट इज कॉल्ड इनवर्ड सप्लाई। भाई जीन्स है, टी शर्ट है, ट्राउजर है, खरीद के लाएगा नहीं लाएगा? तो इन सब पे क्या लगेगा? जीएसटी। तो इन सब की वो आईटीसी क्लेम करेगा, बिकॉज दिस इज अ गुड्स, क्योंकि आप इन गुड्स को आगे फर्दर किसी को बेचोगे। अच्छा, बेचोगे तो आउटवर्ड सप्लाई होगी तो फिर से जीएसटी लगेगा, तो इसमें से इसका क्रेडिट यूटिलाइज होगा। यही तो होता है। अब क्या हुआ जी, आपने दुकान तो खोल ली जोश जोश में, लेकिन बिजनेस करना आपको आता नहीं है, दुकान चल नहीं रही, कपड़े पुराने होते जा रहे हैं, फैशन जा रहा है, रोज नए नए चूहे आ रहे हैं, वो कपड़े खा रहे हैं। तो आपने कहा यार अब बर्बाद तो हो ही गए वैसे भी, तो आपने अपने रिश्तेदारों में, गली मोहल्ले में व्हाट्सएप मैसेज डाला, भाई आ जाओ फ्री में ले जाओ, कि भाई इससे बढ़िया नाम ही करो रिश्तेदारों को फ्री बांट के, कि आओ भाई मेरी बर्बादी पर आओ और ये सारा कपड़े वपड़े सब ले जाओ। मतलब आपने ऐसे भी नहीं बोला कि भाई गोदाम में आग लग गई थी तो करोड़ों की सेल डिस्काउंट में 500 रुपये वाला सामान 50 रुपये में, 1000 वाला सामान 80 रुपये में, ऐसे आता है ना ऐड। आपने बोला फ्री में ले जाओ। कई रिश्तेदार आ गए जी आपके यहाँ, कोई जीन्स लेके जा रहा है, बहुत बढ़िया यार मुझे दुख हुआ तेरे बिजनेस का लेकिन मैं ले जाता हूँ जीन्स। कोई शर्ट लेकर जा रहा है, सांत्वना दे रहा है, और लेकिन कपड़े ले लेके जा रहे हैं, सब फ्री में लेके जा रहे हैं। बताओ दोस्तों, अब आप कहोगे इनपुट तो आप पूरी खा के बैठे हो, अब आप कह रहे हो जी मैं तो फ्री में दिया हूं, मैं तो फ्री में दिया हूं। तो भाई फ्री में दिया है तो फ्री में दे दे, कोई नहीं है, लेकिन हम ये जो फ्री में तूने जो दिया है ना, इसको सप्लाई मानेंगे और हम भाई साहब इस सप्लाई पर जीएसटी लगाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि तुमने पहले आईटीसी क्लेम किया था। तुमने इस प्रोडक्ट पर पहले क्या क्लेम किया था? आईटीसी। तो बिजनेस में आप जो जो भी असेट होती है, जिस पर भी गुड्स होता है, जिस पर आप आईटीसी क्लेम करते हो, इनपुट क्रेडिट लेते हो, अगर वही असेट, वही गुड्स अगर बाद में फ्री में दे दिया जाए किसी को, या उसको डिस्पोज कर दिया जाए, राइट ऑफ कर दिया जाए, भाई ये खराब हो गया गुड्स, तो वो खराब होना भी, वो डिस्पोज करना भी, वो फ्री में बांटना भी सप्लाई माना जाता है। इसके पीछे लॉजिक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों माना जाता है वो। ऐसे तो सरकार बर्बाद हो जाएगी। मतलब सरकार का जो टैक्स है वो तो आप खा गए इनपुट तो, और आउटपुट पर आपको देने की नीयत नहीं है आपकी। आपने दिखा दिया जी मेरे आग लग गई थी, मैंने तो दान में दे दिया था, तो भैया तू दान में दे दे, तेरे आग लग जाए, तेरे मुंह में मतलब कुछ भी हो, तू भाई साहब सप्लाई मान इसको, सीधी सी बात है। फिर देख तेरे आग भी नहीं लगेगी, फिर तू फ्री में भी नहीं बांटेगा। ये प्रोविजन आने के बाद तू, तेरे में अपने आप अक्ल आएगी। हाँ, इसलिए ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बनोगे तो हम आपसे ज्यादा होशियार हैं। शेड्यूल 1 हमने पहले ही बना दिया इस चीज के लिए, क्योंकि हमको पता है कई लोग करेंगे ये सब नाटक, और करते हैं। चलो जी, अब सही चीज बुरी लगे तो भाई लगे, उसमें तो क्या ही बात है, ये तो लॉजिकल सी बात है। इसमें गलत भी क्या किया है सरकार ने, देखा जाए तो। भाई बदमाशी को रोकने के लिए प्रोविजन तो बनाने ही पड़ेंगे। चलो एग्जाम्पल लिख लो थोड़े थोड़े, वैसे तो आप समझ गए होंगे चीजों को, फिर भी लिख लो कि भाई कभी रिवीजन करने बैठो एकदम से याद आए नहीं आए, लिख लो। पहला एग्जाम्पल लिखो, डोनेट ओल्ड लैपटॉप, डोनेट ओल्ड लैपटॉप टू चैरिटेबल स्कूल्स, चैरिटेबल स्कूल्स treated as
treated as supply, treated as supply provided ITC has been availed on such laptop, ऐसे आपको याद आ जाएगा ये। एक और एग्जांपल लिख लो, अ क्लोथ रिटेलर gives cloth from his business stock free of cost is supply if ITC has been availed, एक और लिख लो एग्जाम्पल, काफी अच्छा है। अ डीलर ट्रांसफर AC for personal use at his residence is supply if ITC availed, देखो भाई एक क्वेश्चन निकल कर आया है अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। जियो का नेटवर्क जब इंडिया में लॉन्च हुआ, क्योंकि आप सभी लोग भी इसी जमाने के हो, मैं भी इसी जमाने का हूं, ज्यादा पुराना नहीं हूं। अभी 2-3 साल पहले ही हमने देखा था कि भारत में जियो को लॉन्च किया गया था। तो जियो ने पूरे देश में नेटवर्क का जाल बिछाया, टावर खड़े किए, उन टावर में बहुत सारी मशीनें खरीदी होंगी, तो सब पर ITC अवेल किया होगा, क्योंकि आगे उसको सर्विस देनी थी, राइट। अच्छा, उसने सर्विस कैसे दी वो भी पता है, 3-3, 6-6 महीने तक फ्री दिया, आराम से सिम लो, खूब चलाओ इंटरनेट, आदत डालो अपनी। बहुत सारे लोग सिम ले लेके आए, भर भर के इंटरनेट चलाया, मन की निकाली, पैसे भी नहीं दिए। और बाद में फिर जियो ने धीरे धीरे जो है चार्जेस लेना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई वो जो जियो की सिम फ्री में दी गई सिम, और उस सिम से जो सर्विस ली आपने फ्री में, तो क्या उस पर GST लगना चाहिए? उस पर तो कैसे लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा भाई कि वो जो सर्विस दी गई है, भाई उसने टावर थोड़ी फ्री में दे दिए किसी को, इनपुट तो टावर पे लिया था ना, मशीन पे लिया था, तो मशीनें तो उसके पास हैं आज भी बिजनेस में। उसने अपनी मशीनें थोड़ी लुटा दी जनता को कि लो जी मेरी मशीनें ले जाओ, मेरा बिजनेस खराब हो गया, ले जाओ जी, नहीं दी ना। तो वो असेट तो आज भी है उसके पास। हाँ, शुरू में उसने 2-4-6 महीने फ्री सर्विस दी, तो वो सर्विस का तो उससे रिलेटेड कोई ITC तो उसने लिया भी नहीं। जब 6 महीने के बाद सेल आना शुरू हुई होगी, तब वो GST लगाएगा सर्विस की वैल्यू पर। और जो इनपुट खड़ा है पहले से, क्योंकि इनपुट आप अवेल करके रख लो, बुक कर लो, जब सेल आएगी जरूरी नहीं है कि भाई 2 महीना, 4 महीना, 5 साल, 10 साल, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे होता है ना, पैसा कमा कमा के रख लो, तिजोरी भर लो, जब खर्चे का समय आएगा तब तिजोरी खाली करेंगे, अभी क्यों करें? वही बात है।
तो जियो ने क्या किया होगा भाई, आईटीसी अवेल कर करके रख लिया होगा। फिर जब 6 महीने बाद उसका बिजनेस चालू हो गया, सेल आना शुरू हो गई, सेल ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो फिर वो उस पर जीएसटी लगाता होगा। आप जो पैसे देते हो रिचार्ज की उसमें जीएसटी लगता होगा, तो वो इनपुट क्रेडिट काम आती होगी। समझ में आया? तो मैंने अभी जो लास्ट एग्जांपल लिखवाया है, जैसे मान लो जी कोई एसी का डीलर है, वो एसी में काम करता है, एसी खरीदा फिर एसी बेचा, एसी खरीदा फिर एसी बेचा, तो खरीदने पे जीएसटी की इनपुट क्रेडिट मिलती है, आउटपुट जब बेचते हो तो उसमें से वो एडजस्ट होता है। एक दिन क्या है जी, इनके घर से फोन आ गया कि दुनिया के एसी लगाते हो, घर में एसी नहीं है, और खबरदार आज अगर घर आए तो एसी लग जाना चाहिए। तो इस भाई को लगा भाई आज तो मामला बहुत ही गर्म हो गया है, इसने 1-2 एसी उठाकर अपने घर ले गया। सभी वर्कर्स को बोला भाई घर पे एसी लगा दो, टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा करो। तो बताओ जी, एसी खरीदा होगा तो आईटीसी लिया होगा, लेकिन उसी एसी को बेचने की जगह अपने पर्सनल काम ले लिया। लेते हैं लोग। अब पर्सनल में तो पैसे काहे के चार्ज करोगे आप, तो फ्री में घर पे लगा लिया ले जाके। बताओ वो जो फ्री में लगाया ना घर पे ले जाकर, वो भी सप्लाई है। वो भी क्या है? सप्लाई है। उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, मार्केट वैल्यू, और उस पर जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि आपने पहले इनपुट क्लेम किया है। आपकी मोबाइल की दुकान है तो ये मत सोच लेना कि मोबाइल उठा के घर ले जाऊं। अगर ले जाओगे तो वो मोबाइल जो घर पे ले गए हो या पर्सनल काम लेने लग गए हो, इट शुड बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई। बस कंडीशन यही है कि फ्री में देना सप्लाई तभी है जब पहले उस प्रोडक्ट पे आपने आईटीसी क्लेम किया हो। अगर आपने आईटीसी क्लेम ही नहीं किया था उस प्रोडक्ट पे, तो फिर आप घर पे ले जाओ, चाहे दुकान में बेचो, चाहे आग लगाओ, चाहे अगरबत्ती लगा के आरती उतारो, की फर्क पैंदा है? बोलो भाई, पहला पॉइंट समझ में आया क्या? शेड्यूल 1 का परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल विदाउट कंसिडरेशन शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, बट कंडीशन इज दैट यू शुड अवेल आईटीसी ऑन सच असेट बिफोर डिस्पोजल और गिविंग गिफ्ट। राइट? ओके सर, बहुत बढ़िया। तो ये शेड्यूल 1 का मैंने अभी आपको केवल पहला पॉइंट बताया है, 4 केस में से एक केस बताया है। ये एक केस अच्छे से समझ में आ गया ना? चलो दूसरे नंबर के केस पर आ जाओ। ये तो पहले नंबर का केस था, अब दूसरे नंबर के केस पर आ जाओ जी। दूसरे नंबर का केस क्या कहता है? दूसरे नंबर का केस है जी, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्ट लिख लो इसको, डिस्टिंक्ट पर्सन provided it is made in the course or furtherance of business। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसको हम बोलते हैं पैरा 2। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरा 2। चलो जी, ये है हमारा पैरा 2। तो इसमें क्या लिखा है मैंने पैरा 2 में? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पर्सन और
डिस्टिंक्ट पर्सन। एक तो होता है रिलेटेड पर्सन और एक होता है डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या मतलब है इन चीजों का, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सप्लाई जो होती है अगर वो हो रही है बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर कोई भी सप्लाई होगी और वो किस सेंस में होनी चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ऐसी सप्लाई अगर विदाउट कंसीडरेशन भी हो रही है तो भी उसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई। अगर ऐसी सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन भी हो रही है तो भी हम उसको सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इज इट क्लियर? पक्का है ना? बहुत बढ़िया सर। पर इसको समझ लेते हैं पूरा डिटेल में। ये तो ऊपर ऊपर से समझ में आया है, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो डेप्थ में जाने से पहले रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन और डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, तब हम इसकी डेप्थ में जा पाएंगे। और रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हर लॉ में अलग अलग होती है। अब जैसे जीएसटी लॉ में क्या है, लिख लेते हैं उसको। तो आप यहां पर लिखो भाई, आप यहां पर लिखो मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन, मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन। इसमें पहला पॉइंट लिख लो, ऑफिसर्स ऑब्लिक डायरेक्टर्स इन अनदर बिजनेस। सेकंड पॉइंट लिखो, लीगली रिकॉग्नाइज्ड legally recognized partners employer employee employer employee। फोर्थ पॉइंट लिख लो, थर्ड पर्सन होल्ड्स more than or equal to 25% voting stock oblique shares of both of them। फिफ्थ पॉइंट लिखो, one of them controls the others। पॉइंट नंबर 6 लिखो, थर्ड पर्सन कंट्रोल्स both of them। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स both of them। पॉइंट नंबर 7 भी लिख लो, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल आ थर्ड पर्सन। पॉइंट नंबर 8 लिखो, सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बताओ क्या बताई थी फैमिली की डेफिनेशन?
स्पाउस और चिल्ड्रन को तो फैमिली में लेना ही लेना है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो। सेकंड, जो पेरेंट्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, चचेरे ममेरे नहीं, रियल वाले, तो वो अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, अगर सपोज करो हम मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, तो मिस्टर ए के जो भाई बहन हैं, जो उसके माता पिता हैं या दादा दादी हैं, तो वो भी डिपेंडेंट माने जाएंगे, अगर वो भी फैमिली माने जाएंगे, अगर वो मिस्टर ए पर फुल्ली क्या हैं, डिपेंडेंट। तो अगर आप परिवार के सदस्य हो भाई, मेंबर हो, तो भी आप रिलेटेड पर्सन हो, है ना। और पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, लास्ट पॉइंट है ये, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट ऑब्लिक सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अदर। लिख लिया? चलो रिलेटेड पर्सन को समझ लेते हैं भाई। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? हु इज कॉल्ड रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन कौन है, इस बात को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स इन अनदर बिजनेस, ऑफिसर्स ऑब्लिक डायरेक्टर्स इन अनदर बिजनेस। एक्स लिमिटेड ऑफिसर या डायरेक्टर है कोई एक्स लिमिटेड का, और वो दूसरी कंपनी में भी क्या है, ऑफिसर और डायरेक्टर है। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में अगर कॉमन ऑफिसर्स हैं, कॉमन डायरेक्टर्स हैं, तो एक्स लिमिटेड और जो वाई लिमिटेड होगी उसे आपस में रिलेटेड माना जाएगा। मतलब जो एक्स लिमिटेड के ऑफिसर और डायरेक्टर हैं, अगर वही लोग वाई लिमिटेड में भी ऑफिसर और डायरेक्टर होते हैं, तो एक्स लिमिटेड को और वाई लिमिटेड को आपस में रिलेटेड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रिलेटेड माना जाएगा। दूसरी बात, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स। जैसे कोई फर्म होती है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, जानते हो ना, तो उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर कोई भी हो सकता है। आप अपने घर के सदस्यों को भी पार्टनर बना सकते हो, आप अपने घर में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, किसी को भी पार्टनर बना सकते हो बिजनेस में। तो किसी भी बिजनेस में जो लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं, वो भी आपस में रिलेटेड माने जाते हैं। जैसे किसी फर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, तो ए, बी और सी को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। अगर ए बी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगा, या बी सी के साथ करेगा, या सी ए के साथ करेगा, तो उस पर थोड़ा सा शक रहेगा डिपार्टमेंट को। और अगर वो ट्रांजैक्शन बिना पैसे के भी हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो रहा है, तो ट्रीटेड एज सप्लाई। पक्का? तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। आप कहीं नौकरी करते हो, देखो रिलेटेड पर्सन की परिभाषा हर लॉ में अलग हो सकती है। मुझे नहीं पता आपने कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ी है, इनकम टैक्स में भी आती है रिलेटेड पर्सन की परिभाषा। ये परिभाषा जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो पहले जो पढ़ी उसको इधर मत जोड़ देना कहीं। ये बहुत ज्यादा गलती होती है काफी स्टूडेंट से, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट भी पढ़ते हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई भी लॉ में क्या माने गए हैं, बोलो? रिलेटेड पर्सन। जैसे सपोज करो आप पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री में काम करते हो, वहां पर पार्ले जी के क्या बनते हैं, बिस्किट। तो एक दिन क्या हुआ जी, आप शाम को थके हारे घर आ रहे थे, मजदूर था, मालिक मालिक मैं जाऊं कि हाँ जा। मालिक वो बच्चे कह रहे थे कि पापा क्या लाए, रोज पूछते हैं, तो मैं जरा 2-4 पैकेट बिस्किट के ले जाऊं।
तो मालिक ने कहा कि अरे पगले, इसमें पूछने की क्या बात है, 1-2 क्यों, तू 10 पैकेट ले जा। कि मालिक फिर वो पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, कि अरे क्या बात कर दी तूने, अब मुझे रुलाएगा क्या। और उसने वो बिस्किट के पैकेट दे दिए। बताओ, पैसे नहीं लिए, क्या पैसे ले, बताओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मालिक ने फ्री में वो बिस्किट दे दिए, बताओ, एम्प्लॉय को, पैसे भी नहीं लिए। जैसे किसी और को देता तो पैसे लेता ना, दुकानदार वालों को, इनको देता तो, लेकिन अपने एम्प्लॉय को दे दिए, पैसे नहीं लिए। बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, क्या ये सप्लाई है? यस। पैसे मत लो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे फ्री में देना क्या है? अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, देखता हूं आपका नॉलेज लेवल कितना अच्छा है। क्या यहां पर भी पहले आईटीसी लिया हुआ हो, ऐसा जरूरी है? बताओ बताओ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां जो ट्रांजैक्शन अभी आप सेकंड पॉइंट में पढ़ रहे हो, रिलेटेड पर्सन के बीच में, ये तो हमें पता है कि भाई फ्री में भी दोगे तो मान लेंगे सप्लाई, बिल्कुल सही है। इन कनेक्शन टू बिजनेस, ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? इन कनेक्शन टू बिजनेस। लेकिन क्या पहले उस पर आईटीसी लिया गया हो, ऐसा जरूरी है? नहीं, ये बात केवल पॉइंट नंबर 1 में थी। ये बात केवल पॉइंट नंबर 1 में थी, पॉइंट नंबर 2 में नहीं है। आप लैपटॉप खरीद के लाए थे, अब आपने क्या किया जी, एक्स लिमिटेड में था वो लैपटॉप, तो उस समय हो सकता है आपने आईटीसी ना लिया हो, या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड भी ना हो, तो आप इनपुट लेोगे भी कैसे, क्योंकि आईटीसी तो वही लेगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब एक्स लिमिटेड लाई थी लैपटॉप खरीद के, अब उसने अपनी जो रिलेटेड कंपनी थी वाई लिमिटेड, उसको वो लैपटॉप फ्री में दे दिया। बताओ दोस्तों, क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है? पॉइंट नंबर 1 के पर्सपेक्टिव में तो नहीं है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 के पर्सपेक्टिव में है। बताओ कितने होश। अब बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि जब जब शेड्यूल 1 की कोई भी बात आएगी तो मैं ये जरूर देखूंगा कि इनपुट पर आईटीसी लिया था या नहीं। अरे मेरे भाई, सब जगह मत देखना, इस पॉइंट नंबर 1 में ही देखना, पैरा 1 में ही देखना, पैरा 2 में मत देख। कहां लिखा हुआ है पैरा 2 में कि पहले आईटीसी लिया हो? बताओ कहां लिखा है? ये सारे पैरा अलग अलग हैं भाई, इंडिपेंडेंट पैरा हैं ये थोड़ी है कि पैरा 1 में लिखी हुई चीज पैरा 2 में भी लगा दोगे, पैरा 3 में भी लगा दोगे। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। समझ रहे हो क्या? बोलो भाई। तो पहला पॉइंट रिलेटेड में कौन आता है? ऑफिसर और डायरेक्टर इन अनदर बिजनेस। दूसरा लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। तीसरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। चौथा थर्ड पर्सन होल्ड 25% और मोर। देखो मैंने जो एरो लगाया है ना, वो 25% के बराबर या उससे ज्यादा। ये देखो मैंने नीचे जो ये लगाया ना, ये इसका मतलब होता है बराबर, और ये जो ऐसा खुला मुंह है ना, ये है ज्यादा वाला। ये तो खैर आपको पता ही होगा कि थर्ड पर्सन के पास 25% या उससे ज्यादा के वोटिंग स्टॉक है या शेयर्स हैं। वोटिंग स्टॉक या शेयर एक ही बात है। वोटिंग जो शेयर होते हैं वो इक्विटी वाले होते हैं या प्रेफरेंस वाले? दो तरह के होते हैं ना, शेयर पढ़ा होगा छोटी क्लास में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो वोटिंग पावर कौन से शेयर से आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस से नहीं आता है। तो लॉ बता रहा है कि अगर आप कोई थर्ड पर्सन हो और आप किसी दो कंपनी के, बोथ ऑफ देम, किसी दो कंपनी के शेयर लेकर बैठे हो 25% या उससे ज्यादा, तो वो जो कंपनियां हैं आपस में, उन्हें रिलेटेड माना जाएगा। मैं एग्जांपल से समझा देता हूं नीचे, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये एग्जांपल देख लेना। जैसे मिस्टर एक्स है, ठीक है, इसका 30% वोटिंग पावर है एबीसी लिमिटेड में, और इसी बंदे का
35% पावर है PQR लिमिटेड में। तो देखो मिस्टर एक थर्ड पर्सन हुआ, इसका ABC में भी 25 या 25 से ज्यादा है। हाँ, इंडिविजुअल देखेंगे, मिलाकर नहीं। और इसी मिस्टर एक्स का 25 या 25 से ज्यादा PQR में भी है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो ABC लिमिटेड है ये और ये जो PQR लिमिटेड है, क्या इन दोनों को आपस में रिलेटेड पर्सन कहा जा सकता है? यस, कहा जा सकता है। कौन से पॉइंट के कारण कहा जा सकता है? हाँ, पॉइंट नंबर 4, ये देखो, एज पर पॉइंट 4 अबव। जो पॉइंट नंबर 4 है ना, उसके कारण कह सकते हो आप कि थर्ड पर्सन होल्ड, ये इसीलिए मैंने एग्जांपल लिखवाया, कई लोग 25 टोटल को समझ लेते हैं। समझ में आया? 5th नंबर का पॉइंट क्या कहता है? वन ऑफ देम कंट्रोल दी अदर्स। वन ऑफ देम कंट्रोल दी अदर्स। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। Q लिमिटेड कंपनी है और एक है R लिमिटेड, ये भी कंपनी है। ये जो Q लिमिटेड है, ये R लिमिटेड की कॉरपोरेट जो पॉलिसी है, उसका ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब कौन देखती है? Q लिमिटेड। Q लिमिटेड एक अलग कंपनी है, R लिमिटेड एक अलग कंपनी है, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। लेकिन ये जो Q लिमिटेड है ना, ये R लिमिटेड की कॉरपोरेट पॉलिसी को बनाती है, उसके ऑपरेशंस मैनेजमेंट को ध्यान में रखती है, उसको चलाती है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करती है। ये सब काम कौन करती है? Q लिमिटेड। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि Q लिमिटेड R लिमिटेड को कंट्रोल करती है? यस। भाई आप पॉलिसी बना रहे हो, आप ही उसके मैनेजमेंट को देख रहे हो, आप ही उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ही हो असली आदमी। तो ये तो बेचारा पंगु है, असली सर्वे सर्वा तो आप हुए ना, इसका मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो। तो बताओ क्या इनको आपस में रिलेटेड कह सकते हैं? यस, दे आर कॉल्ड रिलेटेड पर्सन। दे आर कॉल्ड रिलेटेड पर्सन बिकॉज वन ऑफ देम कंट्रोल दी अदर्स। तो कंट्रोल करने के कई तरीके हो सकते हैं। यस, मैनेजमेंट में आपका इंटरफेयर है, ये सब चीजें, ये सब चीजें। 6th है थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम। थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम। जैसे A लिमिटेड है, वो B को भी कंट्रोल करती है और C को भी करती है। तो A और B रिलेटेड है, A और C भी रिलेटेड है। लेकिन क्या B और C भी रिलेटेड हैं? यस। भाई A ने B को कंट्रोल किया तो वो पॉइंट नंबर 5 में रिलेटेड हो गई। A ने C को कंट्रोल किया तो वो भी पॉइंट नंबर 5 में रिलेटेड हो गई। लेकिन जो B और C हैं, क्या वो भी रिलेटेड माने जाएंगे? यस। कौन से पॉइंट से माने जाएंगे? पॉइंट नंबर 6 से। भाई A ने B को किया कंट्रोल तो आप पॉइंट नंबर 5 में आ गए। A ने C को कंट्रोल किया तो भी आप पॉइंट 5 में आ गए। लेकिन B और C क्या अपने आप ही रिलेटेड हो गए? हाँ जी, हो गए। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज द थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम। दिस इज कवर्ड इन पॉइंट नंबर 6, राइट? 7th, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। हाय राम, सच पर्सन, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। जैसे मैं समझाता हूं, आप समझाएंगे? प्लीज कैरी ऑन, ट्राई करो भाई।
तो फिर क्या? अरे भाई लिखना मत, ये ए, ये बी, ये सी। अब ये चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पर्सन है। तो ये इसको कंट्रोल करे तो रिलेटेड, ये इसको करे तो रिलेटेड, और ये आपस में रिलेटेड। यहां तक तो आप पहले पढ़ चुके थे। अब ये कह रहे हैं कि ये बी एक अलग आदमी था, ये सी एक अलग आदमी था। ए ने ए को कंट्रोल कर रखा है, कहीं से पता चला सी ने भी ए को कंट्रोल कर रखा है, तो भी ये आपस में क्या मान लिए जाएंगे? रिलेटेड पर्सन। तो ए बी और सी को करे तो भी बी और सी रिलेटेड पर्सन है, या बी और सी ए को कर ले तो भी माने जाएंगे। तो ऐसे समझो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करता है तो रिलेटेड होता है, दूसरा पहले को करता है तो भी रिलेटेड होता है, दो मिलकर किसी तीसरे को कर लेते हैं तो भी वो दो आपस में रिलेटेड होते हैं, या वो तीसरा उन दोनों को कर लेता है तो भी वो आपस में रिलेटेड पर्सन होते हैं। आया समझ में? बोलो भाई। ओ माय गॉड, ये भी रिलेटेड होते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 पर आ जाओ। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। सेम फैमिली, फैमिली की परिभाषा आप पढ़ ही चुके हो। तो अगर आप फैमिली मेंबर हो एज पर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, देन यू all members will be treated as related person, or any transaction between the members without consideration would be treated as supply. My question is that whether you have to check whether input credit has been taken or not. No, this is not relevant at all. This is relevant in the para 1 only. This is not relevant in para 2. ITC has been availed or not, this is not relevant. This is only relevant in para 1, right? तो ये तो मैंने परिभाषा पढ़ाई है रिलेटेड पर्सन की, लेकिन इसमें एक चीज और लिखी हुई है, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो भाई ये डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है, इसको भी तो समझो, तभी तो पैरा 2 समझ में आएगा। अभी पैरा 2 तो हमने समझा ही कहां है, अभी तो हम केवल यही देख रहे हैं भाई रिलेटेड पर्सन कौन है। तो रिलेटेड पर्सन समझ में आया, और दूसरा होता है डिस्टिंक्ट पर्सन। चलो, तो डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है भाई, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो एक स्टार तो हमने पढ़ लिया, एक स्टार तो हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन। एक हम यहां पढ़ने जा रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25। ये सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 25 है ना, उसमें डिस्टिंक्ट पर्सन बताया गया है। आपको सेक्शन नंबर चाहे याद करना जरूरी नहीं है, बस मैं तो एवं ही बता रहा हूं आपको, एवं ही। लो जी, याद हो जाए तो कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर याद नहीं है और गलत लिखकर आ जाओ तो बहुत बुराई है, इससे बढ़िया तो लिखो ही मत। चलो, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, ब्रैकेट में लिख लो सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में लिख लो सेपरेट रजिस्ट्रेशन। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, ब्रैकेट में लिख लो सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। क्या नाम है उसका? मिस्टर एक्स। ठीक है भाई। और एक व्यक्ति है वो भी मिस्टर एक्स ही है, दोनों मिस्टर एक्स हैं, और ये दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही आदमी है मिस्टर एक्स। लेकिन मिस्टर एक्स जो है ना, उसका हेड ऑफिस है दिल्ली में, मतलब उसने कोई बिजनेस कर रखा होगा,
तो बिजनेस का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है उसका? दिल्ली में है। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली से लाई बिल्ली, दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है, राइट। और उसका एक ब्रांच भी है। वो ब्रांच कहाँ है भाई? ये तो दिल्ली स्टेट हो गया, पता है ना, दिल्ली को स्टेट माना गया है जीएसटी में, यूटी मत बोल देना कहीं। उसकी जो ब्रांच है ना वो राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान में, जयपुर में। तो मिस्टर एक्स के बिजनेस एक ही हैं, मिस्टर एक्स भी एक ही आदमी है, लेकिन उसके दो ऑफिस हैं, वो भी अलग अलग राज्यों में। एक दिल्ली स्टेट में है और एक राजस्थान में। हो सकता है ना? तो पहले तो मुझे ये बताओ, सपोज करो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई, तो इसको रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा जीएसटी में। तो ये कहां ले अपना रजिस्ट्रेशन? दिल्ली में ले या राजस्थान में ले? कहां ले ये? सर आप तो कहते थे कि 1 कंट्री 1 टैक्स, तो रजिस्ट्रेशन एक लेना पड़ेगा या अलग अलग लेना पड़ेगा? दिस इज माई क्वेश्चन। देखो भाई, आप में से बहुत सारे लोग, इट मे बी पॉसिबल कि जीएसटी को पहली बार पढ़ रहे होंगे। मुझे पता नहीं भाई कौन पहली बार पढ़ रहा है, कौन दूसरी बार पढ़ रहा है, कौन तीसरी, चौथी, पांचवी बार पढ़ रहा है। जितना पढ़ो कोई बुराई नहीं है, बस एग्जाम एक ही बार लगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ सर, वो मैं तो क्या अटेम्प्ट ही छोड़ देता हूँ कि भाई एग्जाम एक ही बार लगे। अरे तो अटेम्प्ट छोड़ना भी तो एग्जाम लगने के बराबर है। आप ऐसे कैसे सोचते हो कि मैं अटेम्प्ट छोड़ दूं? कई बच्चे फ़ोन करते हैं, सर वो मेरी है ना, देखो तैयारी नहीं हो पाई, हमारे घर में ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, पहले कोरोना चल ही रहा था आपको पता है, तो मैं ये जो कमिंग एग्ज़ाम है ये मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो क्या मैं अगर इसको छोड़ दूँ और मैं अगले अटेम्प्ट में शिफ्ट हो जाऊँ तो सर फिर मेरा अटेम्प्ट तो नहीं गिना जाएगा ना? अरे भाई गिना जाएगा। वो जो इंटरव्यू लेंगे क्या उनकी आंखों पे पट्टी बंध रही है क्या कि आप कब एग्जाम पास किए थे और अगला एग्जाम आप कब दे रहे हो? तो बीच में ये जो तुमने अटेम्प्ट छोड़े हैं तो ये उनको क्या पता नहीं चलेंगे? अब सर देखो वैसे तैयारी तो नहीं है, लेकिन ऐसे कोई फर्क पड़ता है क्या बहुत ज्यादा? अब मैं क्या बोलूं, मतलब पड़ता है या नहीं पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, लेकिन अब कर भी क्या कर सकते हैं? छोड़ दो, की फर्क पैदा है। चलो भाई बताओ, रजिस्ट्रेशन एक लेना पड़ेगा या 2 लेने पड़ेंगे? द आंसर इज 2 लेने पड़ेंगे, वो भी अलग अलग, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। दोस्तों जीएसटी कानून में जब आप कभी भी रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस अगर वो अलग अलग राज्यों में है या अलग अलग यूटी में है, तो जिस जिस राज्य में, जिस जिस यूटी में आप बिजनेस कर रहे हो, भले ही आपका पैन नंबर सेम है, आप एक ही आदमी हो, आपका बिजनेस भी एक ही है, यू हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सर ये तो गलत बात है, फिर किस बात का जीएसटी आ गया? आप तो कहते थे 1 कंट्री 1 टैक्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये लो 2 रजिस्ट्रेशन हो गए। कल ने को ये बेचारा यूपी में धंधा खोल लेगा तो आप कहोगे ले तीसरा बिल है, कल ने को ये तेलंगाना चला जाएगा तो आप कहोगे चौथा बिल है। तो ये तो सर बहुत गलत बात है, ये क्या तरीका है? अरे 1 कंट्री 1 टैक्स है भाई, लेकिन आप ये भी तो समझो कि हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, और रेवेन्यू दोनों में बढ़ता है, तो रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग ही कराने पड़ेंगे। अब आप दिल्ली के मतलब दिल्ली में आपका बिजनेस है, वहां आपने सप्लाई कर दी मान लो, तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओगे नहीं लगाओगे? तो सी तो चलो सेंट्रल को दे दोगे, सेंट्रल तो एक ही है, लेकिन एसजीएसटी तो वहां की दिल्ली सरकार को ही मिलेगा। अब सपोज करो आपने कोई ट्रांजैक्शन राजस्थान की राजस्थान में ही कर लिया, तो वहां आप सी और एसजीएसटी लगाओगे, तो चलो सी तो सेंट्रल मोदी जी तो एक ही है, उनको दे दोगे, लेकिन जो स्टेट वाला जीएसटी है वो तो गहलोत साहब को दोगे, राजस्थान की सरकार को। अब आप कह दो लो मेरा तो एक ही रजिस्ट्रेशन करा दो दिल्ली में, अब गहलोत साहब को कैसे मिलेगा? इसलिए स्टेट वाइज होते हैं रजिस्ट्रेशन। अब पता है लॉ क्या कहता है?
देखो बड़ी गजब की बात, लॉ ये कहता है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर एक्स को ही सप्लाई दे दी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर एक्स को ही सप्लाई दे दी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन दोनों राज्यों में अलग अलग है मिस्टर एक्स के, तो जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन सेपरेट होंगे, स्टेट बदल गया, तो ये मान लो कंफर्म है कि आपको रजिस्ट्रेशन नया ही लेना पड़ेगा। तो सर ऐसा भी होता है क्या, जैसे मान लो हमारा एक ही स्टेट में बिजनेस है राजस्थान में, लेकिन हमारा राजस्थान में बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि राजस्थान कोई छोटा स्टेट थोड़ी है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर है ना, कोटा, बांसवाड़ा, पता नहीं बहुत सारे मतलब जिले हैं अंदर, डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सर फिर हमको वहां भी अलग अलग लेना पड़ता है, वहां आपकी चॉइस होती है, आप चाहो तो एक रजिस्ट्रेशन से पूरे राजस्थान में काम कर सकते हो, चाहो तो वहां भी आप अलग अलग ले सकते हो। दिस इज योर चॉइस कि भाई मैं सारा हिसाब अलग अलग रखूंगा, जयपुर वाले ऑफिस का अलग रखूंगा, अलवर वाले का अलग रखूंगा, भरतपुर वाले का अलग रखूंगा। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन अलग अलग लोगे, देन यू शुड बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन। तो स्टेट के बाहर तो आपको लेना ही है, स्टेट के अंदर भी अगर आपने ले ली अलग अलग रजिस्ट्रेशन, तो आपको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। अब आप चिल्लाते रहो, अरे मैं ही तो हूं, अरे मैं ही तो हूं, मैं एक ही तो आदमी हूं, होंगे एक, आपने रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा करवा लिए ना, तो हर रजिस्ट्रेशन जो होता है ना जीएसटी में, हर रजिस्ट्रेशन वो एक अलग पर्सन माना जाता है। आप तो रजिस्ट्रेशन को देखो, आदमी को, इंसान को, कंपनी को, फर्म को मत देखो। अब चक्कर ये है जी भाई, ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए एज पर लॉ, सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी दिखा दूंगा। अब इन्होंने क्या किया जी, कोई स्टॉक ट्रांसफर किया होगा, स्टॉक ट्रांसफर, जैसे दिल्ली हेड ऑफिस से सामान को राजस्थान में लाया होगा, या राजस्थान से दिल्ली ले गया होगा हेड ऑफिस। अब स्टॉक ट्रांसफर तो भाई विदाउट कंसीडरेशन ही होता है, इसमें पैसे कब से लगने लग गए, क्योंकि मैं ही तो हूं, मैं अपने आप से थोड़ी पैसे लूंगा कि ये लो जी लेफ्ट वाली पॉकेट से पैसे निकाले, ये लो जी राइट वाली में डाल लो, या राइट वाली से निकाल के, तो है तो तेरे पास ही पैसे। तो ये ट्रांजैक्शन होता ही विदाउट कंसीडरेशन है, स्टॉक ट्रांसफर, इसमें पैसे चलते ही नहीं है। पता है कानून क्या कह रहा है, ओ स्टॉक ट्रांसफर कर लिया विदाउट कंसीडरेशन। अच्छा बताओ दोस्तों, ये जो स्टॉक ट्रांसफर होता है विदाउट कंसीडरेशन, ये इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही तो हो रहा है, कोई पर्सनल पर्पस थोड़ी है यहां। इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बताओ दोस्तों, जैसे ही स्टॉक को दिल्ली से राजस्थान या राजस्थान से दिल्ली लाओगे, चाहे आप एक ही आदमी हो, क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जाएगा? यस, बिल्कुल माना जाएगा। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा, जबरदस्ती है। सर ये तो गलत बात है, ये क्या तरीका है, बोलो, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई, हम तो अपनी ब्रांच में ही लेकर जा रहे थे, बताओ ये क्या तरीका है, मतलब जबरदस्ती टैक्स लूट रही है गवर्नमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझाता हूं बात क्या है। ये जो हेड ऑफिस है, यहां पर पहले सपोज करो आप 1 लाख रुपए का सामान खरीद के लाए होंगे, लिखना मत, वैसे ही समझा रहा हूं। तो इस पर 18% जीएसटी लगा, सपोज करो 18,000। अब वो सी लगा, एस लगा, आई लगा, वो छोड़ो, लेकिन जीएसटी लगा। तो आपने दिल्ली में आईटीसी बुक किया होगा ना 18,000 का, बोलो किया होगा नहीं किया होगा? अब यही सामान जब आप दिल्ली से राजस्थान लेकर जाओगे, तो लॉ कह रहा है विदाउट कंसीडरेशन भी इसको सप्लाई मान लो। तो अब आप कहोगे जी वैल्यू क्या लिखे हैं इसकी, फ्री में दे रहे हैं हम तो, ट्रांसफर मार रहे हैं। बोले मार्केट वैल्यू पकड़ लो। अब सपोज करते हैं कि इस स्टॉक की मार्केट वैल्यू 1.5 लाख है, तो इन्होंने क्या किया जी, स्टॉक ट्रांसफर की वैल्यू 1.5 लाख मान ली, जबकि आपने तो फ्री में दिया था। तो जैसे ही 1.5 लाख पर 18% लगेगा, कितना आएगा? आई थिंक 27,000 आना चाहिए। कि सर कितनी गलत बात है, देखो हमने तो माल भी नहीं बेचा तो भी 27,000 का जीएसटी लगा दिया। अरे लगा दिया तो क्या हो गया? आप क्या करोगे, दिल्ली में 27,000 में से 18,000 का क्रेडिट काम ले लोगे और 9,000 गवर्नमेंट को दे दोगे।
IGST लगेगा क्योंकि दिल्ली से माल राजस्थान जा रहा है तो इंटर सप्लाई हो रही है। लेकिन ये 27 को आप नुकसान क्यों मान रहे हो अपना? राजस्थान में जहां आपका ऑफिस है उसमें ITC बुक हो जाएगा ना 27,000 का, और जब आप कभी राजस्थान में उसको फर्दर बेचोगे, जैसे मान लो आपने इसको 2 लाख में बेचा राजस्थान में और वहां 36,000 का GST बना 18% से, तो इस 36 में से जो 27 आप दिए हो वो माइनस हो गया ना, तो आपको 9,000 ही तो देने पड़े गवर्नमेंट को, तो नुकसान कहां है? जो बीच में 27 लगा है तो वो जेब से अगर गया है तो वापस मिल भी तो गया आपको। अच्छा आप ऐसे मान लो चलो बीच में कुछ नहीं था, फ्री में आप लेकर आए, तो पहले आप 18 दिए हो, लास्ट 36,000 पकड़ लो, तो भी आपको बीच में 18 तो देने ही पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने ये सिस्टम इसलिए बनाया है भाई कि अगर कोई मान लो चोरी चुपके माल लेकर जा रहा हो बेचने के लिए, कई लोग करते थे पहले पुराने लॉ में, जब स्टॉक ट्रांसफर को सेल नहीं माना जाता था तो लोग क्या करते थे, राजस्थान से दिल्ली लेकर जा रहे हैं माल बेचने के लिए गाड़ी में भर के, और कहते थे जी मैं तो स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं। रास्ते में पकड़ लेते थे उनको डिपार्टमेंट वाले, तो कहते थे जी मैं कोई बेचने के लिए थोड़ी लेके जा रहा हूं, मैं तो स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं। कि अच्छा, बोले हाँ भाई ले जाओ, हम भी क्या करें। तो सरकार बोली नहीं नहीं, इसमें बदमाशी हो सकती है, पता चले वहां ले जाके बेच दे चुपचाप। तो गवर्नमेंट बोली चल तू स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है ना, कोई बात नहीं, तू तो सप्लाई मान ले इसको, एक बार GST लगवा ले इसके ऊपर, और तेरे को बोले नुकसान क्या है, 27,000 अगर लग भी गया तो वो तो तेरे को वापस मिल जाएगा ना, वहां पे तेरी तो फर्म है। कि हाँ बात तो सही है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा हो यार चोरी कैसे करूं टैक्स की, मेरी चोरी को रोक दिया, चोरी चोरी चुपके चुपके होता था काम, वो बंद कर दिया। तो ये है असली दर्द अंदर से। जो दर्द है ना वो इस बात का है कि पहले मैं चोरी कर लेता था, वो अब मैं नहीं कर पा रहा। वैसे कोई नुकसान नहीं है, जो तरीका था उसको फेयर कर दिया कि भाई अपनी फर्म में भी लेकर जा रहे हो, अलग रजिस्ट्रेशन है तो उसको सेपरेट मानकर सप्लाई पे GST लगा लो। जो सच्चा ईमानदार है उसको क्या फर्क पड़ रहा है इससे? बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई क्या? बहुत जोर से आई है। चलो, तो ये एग्जाम्पल तो देखो मैंने एवं ही दिया था, आपको लिखना नहीं था इसको, अब लिख लिया है तो कोई बात नहीं, बाकी वैसे लिखने का था नहीं ये। तो आज हम इसको यहीं तक कर लेते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, है ना जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।